चलो बेटा मैं शुरू कर रहा हूं। आज मैं शुरू कर रहा हूं टर्म्स चैप्टर 2। ठीक है, तो पहले हम अपने हिसाब से टर्म्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बुक से चेक कर लेंगे कौन सी टर्म्स छूटी है, उन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली टर्म्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं गुड्स। सबसे पहली टर्म्स क्या है? गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर आइटम which are purchased by business, जो बिजनेस के द्वारा खरीदे जाते हैं। क्यों? पॉइंट नंबर 1, आइदर फॉर रीसेल और पॉइंट नंबर 2, और टू बी यूज एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है बेटा सिंगल यूज कमोडिटी। सिंगल यूज कमोडिटी फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। एक बार लिखवाऊंगा फिर समझाऊंगा भी इन्हें। अब गुड्स को यहां पर हम 3 नाम देते हैं बेटा। गुड्स को यहां पर हम 3 नाम देते हैं। जब जब हम गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं तो हम उसे क्या नाम देते हैं? परचेज अकाउंट। तो हम ये भी कह सकते हैं परचेज रिप्रेजेंट करती है गुड्स खरीदने को। परचेज रिप्रेजेंट करती है गुड्स खरीदने के लिए। जब जब हम इन्हें दिखाते हैं एट सेल्स प्राइस, ये लिखना है सबको क्योंकि एग्जाम के हिसाब से लिखवा रहा हूं मैं आपको सॉरी। तो इसे हम दिखाते हैं सेल्स अकाउंट के नाम से। तो हम ये भी कह सकते हैं सेल्स अकाउंट मीन सेल ऑफ गुड्स। और जो अनसोल्ड गुड्स बच जाते हैं तो इन अनसोल्ड गुड्स को हम नाम देते हैं स्टॉक। क्या नाम देते हैं? स्टॉक। अब स्टॉक भी फर्दर 2 होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। जिसमें कि ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर के एंड में बचा गुड्स। तो जो लास्ट ईयर के एंड में गुड्स बचे थे उनका यूज कब करूंगा मैं? करंट पीरियड में, नेक्स्ट ईयर। जो लास्ट बचा था वो तो करंट में यूज नहीं करूंगा। अर्जुन, जो लास्ट में बचा था उसका यूज कब करूंगा? करंट में। और जो करंट ईयर के एंड में बचेगा उसका यूज कब करूंगा? नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये एक्सपेंस होते हैं बेटा हमारे। क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर के एंड में बचे गुड्स। तो इनका यूज कब करूंगा मैं? नेक्स्ट पीरियड में। तो ये हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। परचेज हमारी एक्सपेंस होती है। अभी मेरे को और भी कुछ लिखवाना है इसमें, और सेल्स को हम इनकम भी कह सकते हैं। पहले इतना लिखो, फिर इसके नीचे मुझे और भी चीजें जोड़नी है।
लिखिए। अब एक एग्जांपल देता हूं। मेरी फर्नीचर शॉप है, मैं 5 एसी खरीदता हूं। क्यों? क्या रिसेल के लिए? क्या वो मेरे लिए रॉ मटेरियल है? तो क्या मैं एसी को गुड्स कहूंगा या नहीं कहूंगा? नहीं कहूंगा। मेरी फर्नीचर शॉप है, मैं फेविकॉल खरीदता हूं, कील खरीदता हूं, ठीक है? किस लिए? क्या रिसेल करने के लिए? क्या रॉ मेटेरियल की तरह यूज करने के लिए? तो क्या ये फेविकॉल मेरे लिए गुड्स है? हाँ, गुड्स है। मेरा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, मैं 10 एसी खरीदता हूं। क्यों खरीदता हूं? बेचने के लिए। तो ये एसी मेरे लिए गुड्स है। मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं 50 शेयर खरीदता हूं। क्यों खरीदता हूं? क्या रिसेल करने के लिए? क्या एज ए रॉ मेटेरियल यूज करने के लिए? तो क्या ये फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है? नहीं है। मेरी फर्नीचर शॉप है, मैं अब 50 शेयर खरीदता हूं। क्यों खरीदता हूं? बेचने के लिए। तो क्या ये फर्नीचर, ये जो चेयर है मेरे लिए गुड्स है? गुड्स है। क्लियर है? याद रखना, गुड्स एक्सपेंस होता है। क्यों क्यों खरीदा जाता है उसे? करंट ईयर में बेचने के लिए। तो जब भी गुड्स को हमें कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है, हम परचेज अकाउंट से डिनोट कर देते हैं। जनरली खरीदते कौन सी कीमत पर हो गुड्स आप? कॉस्ट प्राइस पर। बेचते कौन सी कीमत पर हो आप? तो इसलिए सेल्स अकाउंट लिख देते हैं। और अनसोल्ड गुड्स को हम क्या नाम देते हैं? स्टॉक। अब अगर पिछले साल का अनसोल्ड गुड्स है तो ओपनिंग स्टॉक, करंट ईयर का अनसोल्ड गुड्स है तो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का यूज कब करूंगा मैं? तो इसलिए वो एक्सपेंस है। क्लोजिंग स्टॉक का यूज कब करूंगा मैं? नेक्स्ट पीरियड में, तो इसलिए वो एसेट है। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे भी बढ़ना है मुझे इसमें। अब गुड्स, ये जो स्टॉक होता है बेटा, ये स्टॉक फर्दर 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 3। पहला, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये प्योरली थ्योरी के हिसाब से, इसका न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा इन तीनों एलिमेंट्स का। अब ये है क्या? आजकल फेसबुक वगैरह पे और इंस्टाग्राम पे फूडीज लोगों की ब्लॉग्स बहुत आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? वो एक बड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हाफ डन। हाफ डन है ये चीज, हाफ डन है। सुनते हो ये शब्द? नहीं? बाजार में कभी पकौड़े खाए हैं? तो बाजार में लेट से एक पकौड़े का ठेला है, ठीक? उसने नीचे एक छोटा सा गोडाउन बना रखा है, ठेली के अंदर एक बॉक्स सा, उसमें बेसन रखा है, तेल रखा है, आलू प्याज गोभी और ये जो भी चीजें वो रखी हैं। तो क्या है वो सब? वो सब रॉ मटेरियल है। अच्छा, उसके ठेले पर पकौड़े पहले से बने हुए रखे होते हैं, तो जब आप मांगते हो वो बस उन्हीं बने हुए रखे पकौड़ों को तोल के दे देता है, या कुछ करता है उसमें आगे प्रोसेस वो? तो यानी कि वो खाने लायक होते हैं उस वक्त जब वो रखे होते हैं। तो क्या मैं उन्हें रॉ मटेरियल भी कह सकता हूं? कहां है वो रॉ मटेरियल? कहां है वो बेसन? कहां है? तो बेटा वो हाफ डन प्रोसेस्ड है, हाफ प्रोसेस्ड है उनमें। उन्हें कहा जाता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा काम हो चुका है, थोड़ा सा काम होना रह गया है, और फाइनली जब वो उन्हें तोड़ने के बाद और तल करके प्लेट में आपको सर्व कर देता है चटनी वगैरह के साथ, तो क्या वो ईटेबल कंडीशन में आ जाते हैं? आ जाते हैं। वो फिनिश गुड्स है। अब इसको और तरीके से करते हैं। लेट्स से मेरी फर्नीचर की दुकान है, मैं स्टडी चेयर बनाता हूं ये। तो भाई मेरे पास लोहे की रॉड रखी है, पेंट रखा हुआ है, लकड़ी का ये रखे हुए हैं, क्या नाम है, बोर्ड वगैरह। तो ये सब क्या है मेरे लिए? अब मेरे यहाँ पर चेयर का फ्रेम बन चुका है, उसमें पेंट हो चुका है और लकड़ी की शीट लग चुकी है। ये शीट रखनी रह गई है जिसमें बैठते हैं।
तो इसे क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। भाई ये सीट भी लग गई है और ये पिन्नी से रैप होके रख दी गई है। अब क्या है? फिनिश गुड्स। तो स्टॉक कितने तरीके का होता है? 3। रॉ मटेरियल क्लियर है, वर्क इन प्रोग्रेस क्लियर है, WIP कहते हैं, और फिनिश गुड्स क्लियर है। अब बेटा सुनो, परचेज कब लिखते हैं? जब कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं। सेल्स कब लिखते हैं? जब। अब स्टॉक को कौन सी कीमत पे दिखाया जाता है? कॉस्ट प्राइस पर या सेल प्राइस पर? स्टॉक को हम दिखाते हैं कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। बेसिकली ये वर्ड में गलत लिख रहा हूं, सेल प्राइस यहां पे लिखना चाहिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या लिखना चाहिए? मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो भी कौन सी वैल्यू है? लोअर वैल्यू है। हम स्टॉक्स को कौन सी कीमत पे दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। पर 11th क्लास में हम लोग बोल देते हैं कॉमन भाषा में सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। अब देखो बेटा, NRV और सेल प्राइस में डिफरेंस क्या होता है? आप में से सभी लोग कभी ना कभी किसी मिठाई की दुकान पे गए होंगे। लेट्स से मैं आज बनवारी लाल की दुकान पे गया और मैं उससे कहता हूं भाई 1 किलो लड्डू कितने के हैं? तो वो बोलता है जी 500 रुपए की। ठीक है, तो लड्डू की सेल प्राइस क्या है? मतलब लड्डू बेचकर उसे कितना रियलाइज हो रहा है? 500। गलत, 480। अरे भाई 500 रुपए में वो 20 रुपए का डिब्बा भी तो लगा कर देता है, तो लड्डू की वजह से उसे कितना पैसा मिल रहा है? 480। ये 480 है नेट रियलाइजेबल वैल्यू और वो 500 रुपए थी सेल प्राइस। दोनों में डिफरेंस होता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जब हम गुड्स को सेलेबल कंडीशन पे पहुंचाते हैं, वहां तक का खर्चा और जोड़ा जाता है, तब निकलती है सेल प्राइस। अगर उसके लड्डू नहीं बिकते तो थाली में रखे हुए लड्डू की वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू 500 या 480? वो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब लड्डू बिक ही नहीं रहे तो डिब्बे को काउंट ही क्यों कर रहे हो 20 रुपए को? समझ आया? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू और सेल प्राइस में डिफरेंस होता है। पर 11th लेवल पे जनरली हम कह सकते हैं दोनों क्या है? सेम। बट एक्चुअल में क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो उसे 500 रुपए नहीं मिल रहे लड्डू बेचकर, उसे कितने मिल रहे हैं? 480। 20 रुपए का तो वो डिब्बा भी तो लगा रहा है बेटा, ये कौन काउंट करेगा? सही है। तो कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, स्टॉक हम इस वैल्यू पे दिखाते हैं। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? अब हमारी बुक में लिखा है परचेज मीन परचेज ऑफ गुड्स। तो यार ये तो हमें भी पता है कि परचेज वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? गुड्स के लिए। सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स। तो इसको कोई अलग से लिखवाने की जरूरत है मुझे टर्म्स को? क्या नहीं। अच्छा, एक शब्द होती है परचेज रिटर्न, एक शब्द होता है परचेज रिटर्न। मैं माइनस कर रहा हूं यहां से। क्या मतलब होता है इसका? जो माल खरीदा था वो माल वापस कर दिया। परचेज गुड्स हैज बीन रिटर्न टू सप्लायर। ठीक है, कोई डाउट? और जब मैं परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करता हूं ना बेटा, इस चीज को हम कहते हैं नेट परचेज। क्या बोलते हैं सब? नेट परचेज। सेल का मतलब क्या लिखा है? सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ भाई? गुड्स सोल्ड टू डेटर या कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर। तो ये हो गई सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न लेस करते हैं तो निकल कर आती है नेट सेल्स। अब मैं आप सोच रहे होंगे मैं बुक से क्यों नहीं पढ़ा रहा थ्योरी अभी? बेटा बुक में ये सारी चीजें जो है ना बिखेर बिखेर के दूर दूर लिखी हैं, और मैंने क्या करा है सारे गुड्स की चीजें एक जगह। तो इसीलिए पहले मैं अपनी थ्योरी पढ़ा दूंगा, फिर बुक से जो टर्म्स बचेंगी वो देख लेंगे। ठीक है, यही सब कुछ बुक में है, यही सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं। बस फर्क क्या है, वहां पर एक पेज पे लिखा है परचेज और सेल, तो तीसरे पेज पे लिखा है स्टॉक, चौथे पेज पे लिखा है गुड्स की डेफिनेशन। वो सब क्या है? दूर दूर बिखरी हुई है। यहां पर हमने एक साथ एक जगह इकट्ठे कर दिया। आराम से देखो, किसी को कुछ पूछना है गुड्स के बारे में मुझसे पूछ लो। पूछना है किसी को कुछ भी इस बारे में? नोट करना है कर लो।
और पूछ रहे पूछो फिर मैं अगली टर्म बताता हूँ। बेटा मैंने किसी से माल खरीदा तो वो क्या कहती है? परचेज। तो मैं उसका माल वापस लौटा देता हूँ तो क्या हो गई? परचेज। भाई परचेज गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम होता है भाई? रिटर्न बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कौन सा माल वापस जाएगा? खरीदा हुआ या बिका हुआ? वापस जाएगा खरीदा हुआ माल। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, अंदर की तरफ माल वापस आना। तो अंदर की तरफ वापस कौन सा माल आता है? बिका हुआ, जो बेचा हुआ। सही है? लिख लिया ये? आगे बढ़े क्या? किसका नेट पर्पस का लिखा है? नेट परचेज मतलब परचेज में से, अब सुनो, मैंने 50,000 का माल खरीदा, 20 का वापस कर दिया, तो फाइनल परचेज कितनी बची? 30। उसे नेट परचेज का। ऐसे ही मैंने 1 लाख का माल बेचा, 20 का माल वापस आ गया, तो फाइनली कितना माल बिका? 80 का। उसे नेट सेल। ठीक है जी? आगे बढ़े। बेटा कहां तक लिखा भी? अच्छा, मैं वैसे तो इसका वो भी भेज दूंगा। सेकंड टर्म पे आए। सेकंड टर्म, बुक में एक शब्द लिखा है डेटर, एक जगह लिखा है ट्रेड रिसीवेबल, एक जगह लिखा है एक्रूड इनकम, और एक शब्द लिखा ही नहीं है जो मैं अपनी तरफ से लिखवाऊंगा। ये बुक में लिखा ही नहीं है, लोन एडवांस्ड। ये मैं अपनी तरफ से लिखवाऊंगा। अब बुक में डेटर और ट्रेड रिसीवेबल की डेफिनेशन लिखी है, अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेंडर्ड। ठीक है बेटा, बुक में कुछ ऐसा लिखा हुआ है डेफिनेशन, देखो जाएगा बुक है तो ट्रेड रिसीवेबल या डेटर में क्या डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखा है? रेंडर्ड। आप देखो तो सही क्या लिखा है इन्होंने। चैप्टर 2 मैं वही तो बताने जा रहा हूं, अभी बताऊंगा ना मैं एक बार। डेटर का मतलब लोन एडवांस का बताई मैंने। त्यागी जी आधा इधर का जोड़ दोगे आधा उधर का, तो यही होगा बेटा। देखा नव्या जी क्या लिखा है? अगेन सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस सेंटर, यही है ना। अब देखो बेटा, अगर आपको बुक की लैंग्वेज याद रखनी है तो याद रख लो, पर मेरे हिसाब से इसमें इतना हिस्सा गलत है। अभी मैं दिखाऊंगा बुक में ही इतना हिस्सा गलत क्यों है। ठीक, आप बुक के स्कूल के लिए डेफिनेशन याद करते हो कर लेना वो, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा डेटर में एक्रूड इनकम और इसमें फर्क क्या है बताता हूं।
मैं लिखूंगा भी टर्म्स में। देखो पहला एक है मिस्टर एक्स, ठीक है, जिन्हें हमने रुपए 10,000 उधार दिए। इन्हें मैं अभी इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा, पहले समझा दूं। एक है मिस्टर वाई, जिनके लिए हमने रुपए 10,000 का काम उधार में करा, यानी सर्विस दी उधार में। तीसरे हैं मिस्टर जेड, जिन्हें उधार मतलब क्रेडिट, रुपए 10,000 का माल बेचा। तो यहां पर जिन्हें हम उधार में पैसे दे रहे हैं, क्या उनसे पैसा लेना है? तो बेटा इसे हम नाम देते हैं लोन एडवांस्ड। क्या नाम देते हैं इसे? ये टर्म आपकी बुक की इस चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं है, आगे जाके चैप्टर में यूज है, बट यहां पे टर्म एक्सप्लेन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट लोन गिवन बाय बिजनेस। जब हमारा बिजनेस किसी को लोन देता है तो बदले में फ्यूचर में पैसा लेना है, तो उसे क्या नाम दिया गया है? लोन एडवांस। ये हमारे एसेट होते हैं, क्यों? फ्यूचर में हमें पैसा मिलना है। बेटा ये बात तो आपको भी पता लग रही होगी ना, वैसे क्यों कह रहा हूं। अब जिनके लिए हमने उधार में काम करा है उन्हें हम नाम देते हैं एक्रूड इनकम। क्या नाम देते हैं? एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम का मतलब होता है अमाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल क्यों? पैसा भी मिला नहीं है, मिलना है, अगेंस्ट सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। भाई हमने किसी के लिए उधार में सर्विस दी है, इसलिए पैसा मिलना है, दैट इज, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं इनकम अर्न, क्योंकि इनकम कब होती है? जब काम करते हैं, बट नॉट रिसीव, पर पैसा नहीं मिला है, काम कर दिया, तो इनकम तो है पर पैसा भी नहीं मिला है, तो ये एट द एंड हमारी क्या बनती है? एसेट, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलना है। और जिन्हें हमने उधार में माल बेचा है उन्हें हम नाम देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या नाम देते हैं उन्हें? ट्रेड रिसीवेबल। अभी डेटर इसके अंदर लिखूंगा, इसे मैं फर्दर दो हिस्सों में बांटूंगा बेटा भी, क्योंकि मैं बुकिश थ्योरी पढ़ा रहा हूं। इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने उधार में माल बेचा है, इसके लिए हमें पैसा मिलना है। अब ये ट्रेड रिसीवेबल फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं बच्चे हमारे, एक डेटर और एक बिल्स रिसीवेबल। बेसिकली डेटर का मतलब होता है यहां पर पर्सन, और बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है यहां पर एक रिटन डॉक्यूमेंट। अब देखो दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है? बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट, दोनों का पहले डिफरेंस समझो। भाई कृष्णा को मैं 10,000 रुपए का माल उधार बेचता हूं, और वैसे कोई लिखा पढ़ा तो नहीं होती कि कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा रहा हूं मैं से माल बेच दिया। जनरली होता भी है भाई, कई रूटीन से हम कस्टमर और वो होते हैं सप्लायर, तो क्या होता रहता है, माल उधार में जाता भी, पैसे भी आते हैं, है ना। तो कृष्णा को मैंने 10,000 रुपए का माल उधार देगा, कोई लिखा पढ़ा तो कोई कागज पे नहीं लिखवाया, तो ये जो पर्सन कृष्णा है, ये पर्सन कहलाएगा डेटर। अब सपोज करो त्यागी है, ये त्यागी मेरा नया कस्टमर है, इसे भी उधार में माल चाहिए, पर मुझे भैया भी डर है कि पैसे देगा नहीं देगा, तो एक स्टैम्प पेपर पे मैं लिख कर देता हूं कि त्यागी को मैं आदेश दे रहा हूं कि त्यागी मुझे इस डेट पे 10,000 रुपए लौटाएगा, और त्यागी नीचे साइन करता है, हाँ जी मैं लौटाऊंगा। तो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं?
तो मुझे कृष्णा से भी पैसा मिलना है, त्यागी से भी, पर कृष्णा में मुझे कृष्णा से पैसा मिलना है, और त्यागी में मुझे उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसा मिलना है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जिसके हाथ में होगा वो पर्सन त्यागी से एक सर्टेन डेट पे क्या लेगा, पैसा। तो उस डॉक्यूमेंट को हम कह देते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है? तो ट्रेड रिसीवेबल इज ए वाइडर टर्म जिसके अंदर डेटर भी आते हैं और बिल रिसीवेबल। बस डेटर एक पर्सन का नाम हो गया, बिल रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है। कोई डाउट है यहां तक? श्योर। अब बुक में जो डेफिनेशन है डेटर की, उन्होंने उसमें सर्विस रेंडर्ड भी कवर किया हुआ है बेटा। अगर आपको वो याद करनी है आप कर सकते हैं, पर एक्चुअल में जब हम किसी के लिए उधार में सर्विस देते हैं तो उसे एक्रूड इनकम कहते हैं। देखो बुक में एक्रूड इनकम भी होगी। यहां बुक में यही दिक्कत होती है कि फंस जाते हैं। हाँ, सारा लिखना है जो आज मैं लिखवा रहा हूं, कर रहा हूं। दिख रहा है या बड़े करूं? तो ये लिख लो सारा। तो मैंने एक साथ जो टर्म बिखरी हुई है मैं क्या कर रहा हूं, उन्हें इकट्ठा करवा के लिख रहा हूं, जिससे कि बुक में कंफ्यूजन नहीं होगी कि एक यहां और एक कहां। देखा बेटा, अब यदि एक्रूड इनकम नहीं लिखा नहीं है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसीलिए तो बुक में पता है वो क्या करता है कि आधी टर्म तो गायब है तो उन्हें वो दूसरे के साथ मिक्स करके करा देता है। फिर बाद में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत फील होती है। इसलिए मैं बुक का तो पढ़ा रहा हूँ और जो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना है वो मैं साथ में लिख पा रहा हूँ। हाँ, बिल रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से एक आदेश है जिसमें पैसा लेने वाला किसी दूसरे पर्सन को आदेश दे रहा है कि जब मैं कहूं तुझे मुझे पैसा लौटा। ठीक, वैसे मैं बिल रिसीवेबल को समझाऊंगा और भी आधा घंटा लेकर के, पूरी आधे घंटे की पूरी रूम में अलग से, बट वो नॉलेज के लिए होगी, वो यूज में होगी, क्योंकि बिल रिसीवेबल चैप्टर अब हमारे 11th क्लास से कट चुका है। बढ़े आगे। लिख लिया बेटा, ये तो लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा ना ये तो डेटर इज ए पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल फॉर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। कह सकता हूं बिल रिसीवेबल इज ए रिटन डॉक्यूमेंट और रिटन ऑर्डर, इसे ऐसा बोल दो, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, रिटन ऑर्डर। Bill receivable is a document which contains written order against person from whom amount is receivable for goods sold on credit। सही है ये दोनों ही किसके पास? ट्रेड रिसीवेबल के। लेकिन पूरे साल आप जिस शब्द का इस्तेमाल करोगे ना अपनी 11वीं किताब में, वो डेटर वर्ड का इस्तेमाल करोगे। किसका? डेटर वर्ड का। त्यागी जी जब लिख लो तो बता देना, मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये पता लग रहा है बेटा मैंने एसिड्स क्यों कह रहा हूं, अभी नाम 1-2 दिन में याद हो जाएगा। फिर से बताना एक बार नाम, एक बार बेटा रुद्रांशी जी, हाँ अब याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, सुनो, पता लग रहा है मैंने अब डेट एसिड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनसे फ्यूचर में पैसा मिलना है। इसीलिए मैंने कल बोला था कि कल वाली क्लास के बाद ये फिर भी समझ में आ जाएगा। तुझे क्लियर हो रहा है बेटा? आगे बढ़े हम। अब ऐसे ही मैं 3-4 टर्म फिर एक साथ करा रहा हूं।
बुक में क्या लिखा है वो भी बता दूंगा। टर्म है ट्रेड पेबल, क्रेडिटर। अच्छा वही अटक गए क्या? रुको पहले वो लिख रही है, उसे लिखने दो। ओके बेटा, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लोन। ठीक है, तो इन सारी टर्म्स को एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं, एक साथ बता रहा हूं। अब देखो 3 पर्सन है, पी क्यू आर। पी से हम कौन है यहां पर? बिजनेस। रुपए 10,000 उधार लिए। क्यू से हमने उधार में काम करवाया, मतलब सर्विस ली। क्या लिया उससे? सर्विस ली। और आर से हमने रुपए 10,000 का माल उधार में खरीदा। तो मुझे तीनों को पैसा लौटाना है। जो ये पहली टर्म है इसे मैं नाम देता हूं लोन। क्या नाम देता हूं? लोन। लोन मीन्स अमाउंट एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइडर एंड पेबल इन फ्यूचर, है ना? कब पैसा लौटाऊंगा? भविष्य में। तो ये मेरी क्या बनी बताओ? फ्यूचर में पैसा लौटाना है तो लायबिलिटी बनी। कोई डाउट इसमें? अब अगर हम किसी से उधार में काम करवा रहे हैं तो उसे हम नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या नाम देते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया। पैसा अब नहीं दिया तो कब देंगे? तो इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अमाउंट इज पेबल और बड़ा करूं? अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट सर्विस टेकन ऑन क्रेडिट। कह सकता हूं ना ये बाद में? तो ये मेरे लिए क्या बना? ये भी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अमाउंट पे करना है। और बेटा जिनसे हमने उधार में माल खरीदा है उसे हम कहते हैं ट्रेड पेबल। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब हुआ अमाउंट पेबल
अगेंस्ट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगेंस्ट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जो हमने उधार में गुड्स खरीदा उनके अगेंस्ट जो हमें पेमेंट करनी है उसे कहा गया ट्रेड पेबल। और बुक में लिखा हुआ है अगेंस्ट गुड्स परचेज और सर्विस टेकन ऑन क्रेडिट। पहले ही बता के चल रहा हूं क्योंकि उन्होंने अलग से वो टर्म ही एक्सप्लेन नहीं करी थी, तो उन्होंने किसके साथ शामिल कर रखा है उसे बेटा, ट्रेड पेबल के। अब सेम ट्रेड पेबल क्या होती है, इसमें दो चीजें आती हैं, एक क्रेडिटर और एक बिल्स पेबल। जो चीज बिल रिसीवेबल थी एक पर्सन के लिए, वो दूसरे के लिए क्या है, बिल पेबल। जिसे पैसा मिलना था उसके लिए वो क्या बन गई थी, और जिसे पेमेंट करनी है उसके लिए बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर क्या हो गया, बेसिकली वो पर्सन है जिससे हमने उधार में माल खरीदा, और बिल्स पेबल क्या है, एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट हमने उधार में माल खरीदा। इसे हम एक्सेप्टेंस के नाम से जानते हैं बेटा। किसके नाम से जानते हैं, एक्सेप्टेंस। किस नाम से, एक्सेप्टेंस। क्लियर है ये, बिल्कुल लिख लो इन्हें। मैं जो बिक्री हुई टर्म्स है ना बुक में अलग अलग जगह दूर दूर, मैं एक जगह इकट्ठा ला रहा हूं, बताओ। ऊपर कुछ नहीं लिखा, मैं नाम बोल दे रहा हूं। ऊपर लिखा है ट्रेड रिसीवेबल स्लैश क्रेडिटर, रिसीवेबल क्या होगा, पेबल स्लैश क्रेडिटर स्लैश आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्लैश लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्लैश लोन, एक्सेप्टेंस। भाई देखो, जिसके अगेंस्ट बिल लिखा जाता है वो नीचे साइन करता है, हाजी मैं पैसे दूंगा, उस साइन करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस देना। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, एक्सेप्टेंस देना। ठीक है, मीन्स अमाउंट एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइडर, अमाउंट एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइडर पेबल इन फ्यूचर। भाई एक बात बताओ, ये चैप्टर स्कूल में हो गया ना, बहुत सारे बच्चों में चल रहा होगा, तो ये सब टर्म सुनी होगी नहीं सुनी होगी, बस ये सब बुक में आपने ध्यान दिया होगा अगर, तो अलग अलग जगहों पर लिखी हुई है। बस मैं क्या कर रहा हूं, उन्हें एक साथ ला रहा हूं जो एक नेचर की है, जिससे कि बाद में कभी भी टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, इस पेबल अगेंस्ट एक्वायर्ड, बढ़े आगे, चलो रुक जाते हैं। अब देखो, ये सब चीजें समझना आसान हो गया वो शुरू के बेसिक के बाद बेटा। कैटेगराइज करना भी आसान हो गया कि एसिड बोले क्या बोले, है ना। डिस्काउंट कितने तरीके का होता है, क्यों गौरी जी? बुक में तो 2 ही तरीके का बताया, तो भैया मुझे 3 तरीके का पता है।
मतलब जो मुझे लगता है 3 तरीके का होता है, बुक में 2 है। सुना है स्कूल में डिस्काउंट? एक तो सुना होगा ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट सुना होगा। दो सुने ना। एक तीसरा और होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। हमारी बुक में एक बहुत बड़ी गलती करी हुई है, उसने सेटलमेंट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को एक साथ लिखा हुआ है, एक बताया है, वो गलत है। दोनों में फर्क बताता हूँ। आप में से किसी के भी फादर अगर बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, तो उनकी दुकान पे अगर सप्लायर आता है तो आप एक बार पूछना अपने घर पे जाकर कि अगर कैश में माल खरीदते हैं तो उन्हें एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है 1 या 2% का, और अगर वो उधार वही रोटेशन में माल आता है, पुराना पैसा जाता है, फिर नया माल आता है, तो वो 1 या 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट उन्हें अवेलेबल नहीं होता। पूछना एक बार। ये जो कैश डिस्काउंट होता है ना बेटा, ये डिस्काउंट केवल उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल होता है जो कैश में माल खरीदते हैं या बेचते हैं। सही है? ना कि उधार के लिए। और एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं। कैसे? एग्जांपल देता हूं। मेरे पास भाई कृष्णा और आपसे नाम निकल दिया था, कटारिया जी है, ठीक है? सामान खरीदने मैं कुर्सी देखता हूं, तो दोनों पुराने ग्राहक हैं, दोनों को 50-50 कुर्सी खरीदनी है। एक कुर्सी की कीमत है 100 रुपए, तो 50 × 100 कितने का माल हुआ? 50,000। अब 50,000 5,000, चलो 500 रुपए की कुर्सी मान लेते हैं, 50,000। अब कृष्णा कहता है भैया मैं कैश पेमेंट कर दूंगा, बताओ कितने पैसे लगाओगे? तो मैं कृष्णा को कहता हूँ भाई 2% का डिस्काउंट दे दे, तो मुझे 49,000 दे दे, क्योंकि वो कैश में पेमेंट कर रहा है। ठीक है? अब कटारिया कहता है भैया मुझे भी 49 का दो। मैंने कि भाई तू उधार में माल दे रहा है, 2 महीने बाद तो पैसे आएंगे, मेरे पैसे भी तो ब्लॉक हो रहे हैं, इतना तो मैं ब्याज भी कमा दूंगा, तो तेरे को नहीं दे सकता मैं 49। तो कटारिया मतलब सोचता है बेटा तुझे तो मैं सबक बाद में सिखाऊंगा, कोई बात नहीं। कटारिया जी माल ले जाते हैं उधार में। फिलहाल जो मैंने कृष्णा को 1000 रुपए का डिस्काउंट दिया वो कौन सा डिस्काउंट है? कैश। कटारिया को मिलेगा वो? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? अब भैया 2 महीने बीत गए, मैं कटारिया को फोन कर रहा, भाई साहब पैसे दे जाओ। तो अब कटारी ने कह रहा भैया ऐसा है, तो 50,000 तो बहुत है यार, 1000-2000 रुपए कम तो करो, पेमेंट अभी दे दूंगा। तो मजबूरी में आदमी क्या करता है, चल भाई कम दे। तो कटारिया जी ने जब पेमेंट करी उस वक्त 2000 रुपए कम करवाए। तो क्या ये कैश डिस्काउंट था? ये सेटलमेंट डिस्काउंट। हमारी बुक ने क्या गलती की है, कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट दोनों को एक जगह पर कवर करा है। जबकि कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो केवल उसे मिलता है जो कैश में माल खरीदता है। ठीक है? और सेटलमेंट डिस्काउंट कब होता है? जब उधार का सेटलमेंट। तो बुक में दोनों एक है, वैसे दोनों अलग है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, देखो दोनों में फर्क बताता हूँ, दोनों अलग क्यों है। अगर आपके टीचर आपसे कहते हैं ना कौन पागल आपको ये बात बता रहा है, तो उनसे एक बस क्वेश्चन पूछना, ये कोई प्रोडक्ट है, 1000 रुपए कीमत है, मैं कैश डिस्काउंट में इसे बेचता हूँ 980 रुपए में, तो जीएसटी कितने रुपए पे लगेगी? 980। जीएसटी लगती है डिस्काउंट कटने के बाद वाले अमाउंट पर। सही है? कितने की जीएसटी लगेगी? 980 रुपए पे कैलकुलेट होगी। अब यही पेन है 1000 पे वाला 1000 में बेचता हूं, 2 महीने बाद जब पैसे आएंगे तब आएंगे, जीएसटी 2 महीने बाद लगेगी, अभी क्या लगेगी? कितने अमाउंट पे लगेगी? फिर बेटा कैश डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट एक कैसे हो सकते हैं? कैश डिस्काउंट से किस पे इम्पैक्ट आता है? जीएसटी पर। और सेटलमेंट डिस्काउंट से जीएसटी पे इम्पैक्ट आता है? नहीं आता। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं भाई? ये तो हमें ये सोच के पढ़ा दिया जाता है 11वीं की किताबों में कि बच्चे हैं कुछ भी पढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, इन्हें तो कम पढ़ा दो, ज्यादा पढ़ा दो, गलत पढ़ा दो, सही पढ़ा दो। अरे ऐसे कोई ना होता है बेटा, आगे जाकर आपको जीएसटी भी तो यूज करना है। देखो हमारी बुक में जीएसटी है नहीं, देखो आप, कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो अलाउ किया जाता है जब रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ कैश सेल और कैश परचेज। तो जो जीएसटी लगती है ना वो कैश डिस्काउंट कटने के बाद लगती है।
लेकिन सेटलमेंट डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो अलाउ करा जाता है या रिसीव होता है कब? एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ डेट। तो उस वक्त जीएसटी रिवर्स नहीं होती है। सही है। तो कैश डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट एक कैसे बेटा, इसमें नहीं, इंडेक्स में देखो ना, जीएसटी चेक करो क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखिए इतना नीचे है नहीं है, तो वहां पर भी तो जीएसटी का इम्पैक्ट गलत हो जाएगा। अगर मैं कैश और सेटलमेंट में एक बार लूंगा तो आएगा। तो अब आप बताओ, आप कहेंगे मैं बुक की टर्म्स, तो मैं बुक की, मेरे को बुक की पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि बुक में दो डिस्काउंट है, यानी मुझे पता है। तो अब आप जैसे कहेंगे बेटा मैं आपको टर्म्स वैसे ही पढ़ता हूं, मैंने इसलिए आपके सामने बात रखी, ठीक है। और मेरा मानना यह है सही टर्म्स पढ़ो, क्योंकि आगे जब चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टर्म्स ही सही नहीं पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल का सही इम्पैक्ट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो अगली क्लास में एक तो मैं डिस्काउंट समझाऊंगा। कितने डिस्काउंट होंगे हमारी तरफ से? 3। अब ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, पहले समझा रहा हूं, क्योंकि बाकी टर्म्स मैंने पहले समझाई हुई थी, इसलिए मैंने लिखवाना शुरू कर दिया। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा? क्या समस्या है ट्रेड डिस्काउंट की? अक्सर दुकानों के बाहर एक बोर्ड लगा देखा होता है, 20% डिस्काउंट दिवाली धमाका हरियप। गांधीनगर है, गाजियाबाद में, वह कपड़े लेने जाओ, पूरे 12 महीने 80% डिस्काउंट पे शर्ट बिकती है वहां। अरे भैया एक बात तो बताओ, कोई भी दुकानदार इतना पागल है कि खुद 100 रुपए का सामान खरीद के तुम्हें 80 में बेचेगा? तो दुकानदार का तरीका क्या होता है माल बेचने का? या फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे जो डिस्काउंट के चक्कर में तुम फंसते हो, पागल बनते हो, तरीका क्या होता है? 100 रुपए की चीज खरीदो, अपनी मर्जी से उस चीज का अपना खुद का स्टिकर चिपका दो 200 रुपए का। अपना स्टिकर ही चिपका होता है ना साड़ी वाले कपड़ों पे, सब पे, जूतों पे। अब फिर उसके बाद कह दो दुकान पे कि भैया हम तो 20% डिस्काउंट में माल बेचते हैं, हमें तो कम पैसा चाहिए, हम तो संतुष्ट हैं डिस्काउंट पे बेच के। अब यानी कि मैंने एक कॉस्ट जिसकी 100 रुपए थी, उस माल को फाइनली कितने में बेचा? तो ये जो 40 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया, ये मेरा खर्चा है। कैसा खर्चा भाई? 100 की चीज 160 में बेच रहा हूं, क्या ये मेरा नुकसान है? क्या ये मेरी कमाई है? कमाई है 40 रुपए। 40 रुपए तो कमाई भी नहीं है। क्या ये एसेट है? भविष्य में फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा? क्या ये लायबिलिटी है? अरे जब ये कुछ है ही नहीं तो मैं इसे रिकॉर्ड कहां करूं? इसलिए ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट एक झूठ है, ये केवल एक ट्रेड प्रैक्टिस है। क्या ये एक ट्रेड प्रैक्टिस है? ये लोगों को इंड्यूस करने का एक तरीका है। एक्चुअली में कोई डिस्काउंट नहीं है। 100 का माल 160 में बेचता हूं तो डिस्काउंट कौन सा हुआ? हाँ जी, क्या ये 40 रुपए मेरा नुकसान हुआ? क्या ये 40 रुपए मेरा खर्चा हुआ? कमाई हुई? अरे जब ये कुछ है ही नहीं तो इसे रिकॉर्ड कहां करोगे? तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। सही है। जैसे कई बार, अब तो खैर हम लोग अपनी व्हीकलों पे ज्यादा रहते हैं, जब मैं आपकी एज का था तो बेटा उस समय पर्सनल व्हीकल कम होते थे, लोग ट्रेन और बस में ज्यादा सफर करते थे। तो अक्सर बस में बैठते ही कोई चढ़ जाता था, प्रचार के वास्ते ये पेन 10 रुपए में, कंपनी की कीमत 100 रुपए। अरे भैया जो चीज कभी 100 रुपए में बाजार में बिकी नहीं, तेरे कहने से वो 100 रुपए की हो जाएगी? तो ये ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं होता, ये क्या होता है? एक झूठ होता है। तो इसे रिकॉर्ड नहीं करा जाता। तो अगर कोई चीज 10,000 रुपए की है और उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम मानेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू ही क्या है? 9,000। हम उसकी सेल वैल्यू क्या मानेंगे? 9,000। हम उसकी परचेज वैल्यू क्या मानेंगे? 9,000। हम 10,000 वैल्यू को कंसिडर करेंगे ही नहीं, वो झूठ था। अब आपको एक चीज और बताता हूं, फोन होता है, फोन के डिब्बे पे लिखा होता है 55,000 रुपए, 55,000 का बेचता है दुकानदार उसे। जनरली वो फोन जिस पर 55 लिखकर बेचते हैं लोग, या आजकल छोड़ो, आजकल ब्लूटूथ स्पीकर चल रहे हैं। अरे किसी भी घटिया से घटिया कंपनी को उठा लो, इतना सा स्पीकर होगा, उस पर लिखा होगा 10,000 रुपए, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या सब जगह बिक रहा होता है 800-900 रुपए। तो क्या एक्चुअल में वो 10,000 का हो गया लिखने से? नहीं। क्या आपने कही थी अमेजॉन से कि हमें 900 का डिस्काउंट दो?
तो आप अमेज़न के रिश्तेदार हो जो आपको सस्ते में दे रही है? नहीं, उसकी एक्चुअल वैल्यू ही क्या थी? 900-800 रुपए। तो ये जो कम वैल्यू करी हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट का, तो ट्रेड डिस्काउंट कुछ नहीं होगा। अगली क्लास में हम ये लिखवाऊंगा, सही है जी? श्योर बेटा? आप कहेंगे 3 तो 3 लिखवा दूंगा, आप कहेंगे 2 तो 2। वैसे मैं आपको एडवाइस दूंगा 3 ही पढ़ना, बाद में मैं ब्लॉक बना दूंगा, बुक में इन दोनों को एक लिखा है, खत्म बात है ना बेटा? क्योंकि जीएसटी पे उसका इम्पैक्ट आता है कि वो कैश डिस्काउंट है या फिर वो सेटलमेंट। ठीक है बेटा? अब इकोनॉमिक शुरू करते हैं। बेटा फीस दे दीजिए ना तुम। फोन कर लियो मुझे जाके। गुड इवनिंग बेटा। आज 3 तारीख 2 तारीख नमस्ते। क्या बताना है तुझे? बता। करते हैं 2 मिनट। इको में क्या चल रहा था हमारा? नोट लिखवाना शुरू किया। इसमें प्रॉफिट हो तो गया बेटा। सुनो फिर बात, 100 रुपए का मेरा मैं खुश है, मेरा काम है स्टेशनरी देखने। मैंने 100 का पेन खरीदा, 160 का बेचा, तो आपके हिसाब से कितना प्रॉफिट? अब एक बात बताओ कि आपने उसको दुकान का रेंट एडजस्ट करा, अंदर की सर में बिजली का बिल, साफ सफाई, एब्नॉर्मल लॉस, तो फिर अभी आपने कैसे करके 60 का प्रॉफिट? तो गुड्स का प्रॉफिट कभी भी साथ के साथ नहीं दिखाते। गुड्स का प्रॉफिट ईयर एंड में कैलकुलेट होता है, कुल मिलाकर इतने का माल बिका, कुल मिलाकर इतना खर्चा हुआ, तो कुल मिलाकर इनका डिफरेंस फाइनल प्रॉफिट। इसीलिए गुड्स को हम 2 कीमत पे दिखाते हैं, सेल प्राइस पे और कॉस्ट प्राइस पे। फायदा ऊपर मैंने जब कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं तो उसे अलग नाम देते हैं, सेल प्राइस पे दिखाते हैं तो अलग। ठीक है? प्रॉफिट गुड्स का कभी भी अलग से शो नहीं होता एक्सेप्ट चैप्टर 5। चैप्टर 5 में इसलिए अलग से करके कराता हूं क्योंकि अकाउंट्स को बिगाड़ता है। चैप्टर 5 जीवन में अब पढ़ोगे, जीवन में कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखोगे तो नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है? ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन करने हैं ना, तो पीएनएल प्रोविजन को फॉर्मेट है। मैं तेरे को बता रहा हूं कौन से टाइप की आएगा, आप लोग बताओ। इधर भी समझ भी होगी ये इसके अलावा मतलब पहले नॉर्मल केबल बना दो, ये वाले ठीक है। इनमें जो हिस्सा है उसको बिगाड़ दूंगी।